नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरि प्रकाश पांडे और आप देख रहे हैं मीडिया पंचायत समाचार निर्देश और इंडिया मिक्स का एक कार्यक्रम जो कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के ऊपर विशेष कार्यक्रम है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ होंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के ब्रजमनगंज जो विकास खंड है वहां का एक ग्राम पंचायत है कमरिया बुजुर्ग। बुजुर्ग के जो प्रधान प्रतिनिधि हैं अनिल मिश्रा जी होंगे। साथ में उनके पास एक और पद है, वो है साधन सहकारी समिति के सभापति हैं ये परसौना ग्राम के। तो आज हम जानेंगे कि इनकी क्या क्या है। अभी तो ये प्रधान प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं विगत 5 वर्षों से, 5 वर्ष पूरा हो रहा है कार्यकाल। और आने वाले जो अगला टर्म जो होगा उसमें इनकी क्या जो है इनकी विचार है, कैसे ये काम करना चाहते हैं, विगत कैसे काम किया है इनको, पिछला जो टर्म था उसमें कैसे काम किया है। साथ में आज हमारे जो सहयोगी हैं मकरध्वज तिवारी हैं जो कि सहायक संपादक हैं इंडिया मिक्स न्यूज के। हम आज दोनों आपसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से आपका जो वहाँ पे चलता है, विकास का कार्य कैसे चलता है वहाँ पे, एजुकेशन का क्या माहौल है वहाँ पे, और गांव में बिजली की व्यवस्था कैसे है, सड़कें कैसी हैं, नालियां कैसी हैं, या किस किस तरह के कार्यक्रम होते हैं जो एक प्रधान के अंडर में आते हैं और वो उसे सुचारू रूप से संचालित कर पाते हैं। मैं आमंत्रित करता हूं अनिल मिश्रा जी को, आप आए और अपना थोड़ा सा परिचय देते हुए इस कार्यक्रम में आगे की चीजें बताएं। नमस्कार, मैं अनिल मिश्रा, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि कमरिया बुजुर्ग, विकासखंड ब्रजमनगंज, तहसील फरेंदर, जनपद महाराजगंज का निवासी हूँ। साथ ही साथ मैं साधन सहकारी समिति परसौना का तीसरी बार सभापति भी हूँ वर्तमान में। ये मेरा संक्षिप्त परिचय है। परसौना का तीसरी बार सभापति भी हूँ वर्तमान में। बिल्कुल, आपने अगर विगत जो काम किया है प्रधान प्रतिनिधि के रूप में, किस किस तरह के चैलेंजेस आपको देखने को मिलते हैं या किस किस तरह के कार्य को आपने किया है अपनी ग्राम सभा में? देखिए पांडे जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। ये चैलेंजेस तो ग्राम पंचायत में जितने हैं शायद लोकसभा और विधानसभा में भी नहीं होंगे। बिल्कुल, क्योंकि गांव की राजनीति जो है वो विशेषकर व्यक्ति के एक एक छोटे छोटे जो भी काम हैं गांव के, व्यक्तिगत से लेकर के और सामूहिक तक, सब पे लोगों की पैनी नजर आती है। और गांव की राजनीति बहुत विकट से भी विकट होती जा रही है। हमारा आप के चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि गांव का जो विकास है, विकास के बहुत सारे आयाम हैं। किस विकास कैसा होना चाहिए, विकास की एक रूपरेखा पहले से बना लेनी चाहिए। अगर आदमी को ये है कि हमको गांव का विकास करना है तो उसकी रूपरेखा एक दिमाग में बननी चाहिए कि हमारा गांव विकसित कैसे हो, गांव का विकास कहाँ से नजर आए लोगों को, और किस किस मुद्दे पर हमारा गांव पिछड़ रहा है उसको हम किस तरह से आगे ले जाएं। इन सब बातों को ध्यान रखना जरूरी होता है विकास के लिए। बहुत अच्छी बात बताई आपने। मैं चाहूंगा कि मेरे जो सहयोगी हैं मकरध्वज जी वो भी अपने प्रश्न ले सकते हैं, और मैं जो दर्शक अभी देख रहे हैं वो भी सवाल कर सकते हैं हमारे आज के अतिथि से। अनिल जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि हमें हमारे मन में पहले से एक भूमिका होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए, एक बहुत सारे आयाम होते हैं विकास के। तो आपने जब यह टर्म आया था उसके पहले जब आप प्रधान प्रतिनिधि बने थे या आपके घर में आपकी माता जी जो प्रधान है,
मैक्सिमम काम आपको देखना होता होगा। तो आप लोगों के मन में क्या था कि अगर आप प्रधान बनते हैं या जब बन गए, कि कैसे अगला 5 साल का टर्म आप बढ़ाएंगे आगे, जबकि आपको पता है अच्छी तरह से कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं आपके सामने। ये कुछ रूपरेखा रही होगी आपकी। पांडे जी 2010 का जो चुनाव था उसमें भी मैं प्रत्याशी रहा हूँ जी। और मैं 10 से 15 दिन जब आरक्षण तय हो गया था उस समय हमने विचार बनाया कि हमको भी चुनाव लड़ना चाहिए। हमने चुनाव लड़ा और 15 दिन का चुनाव लड़ा। जनता ने हमको, जो हमको अपेक्षा नहीं थी, उस अपेक्षा से अधिक हमको लोगों का प्यार मिला। मैं चुनाव हार गया 2010 का, और 2010 का चुनाव जिस दिन मैं वोट की गिनती करवा के आया, ठीक दूसरे दिन से फिर मैं चुनाव लड़ने लगा और 5 साल लगातार मैं जनता के दुख दर्द में हमेशा शामिल रहा और उसका परिणाम हमारे गांव की देवतुल्य जनता ने हमको 2015 में हमारे कर्मों का जो प्रतिफल था वो हमें दे दिया। और 2015 में मेरी पत्नी इस समय वर्तमान प्रधान थी और मैं उनको, महिला सीट थी हमारे यहाँ, उनको मैंने प्रत्याशी बनाया और जनता ने उनको स्वीकार किया। जी, तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। एक बात जो समझ जनता में ने मेरे आई, जी, वो बात समझ में आई कि जब पहली बार आपको असफलता मिली, उसके बाद से आपने लगातार सतत प्रयास किया, जनता के दुख दर्द में शामिल रहे, तो उसका फायदा आपको 2015 में मिला। और मैं चाहता हूं कि जो दूसरे प्रत्याशी सुन रहे हैं, पांडे जी असफलता का कहीं कोई सवाल नहीं है। पांडे जी असफलता का कोई सवाल नहीं है। हार कभी होती नहीं है, या तो जीत मिलती है या तो सीख मिलती है। तो उस 2010 के चुनाव में हमें सीख मिली थी। जीत नहीं मिली लेकिन सीख मिली थी। हार नहीं कभी मिलती है। आपको प्रधान जी सच्चिदानंद पांडे जो चाचा जी आपको बधाई दे रहे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। मैं चाहता हूं कि अब सवाल लेंगे हमारे सहयोगी मकरध्वज तिवारी जी, आप भी कुछ सवाल लें। जी, मैं मिश्रा जी एक चीज आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि पंचायत स्तर पे लोगों से हमारी बात कम होती है। एक चीज लंबे समय से हम देख रहे हैं कि जब से दिल्ली में सरकार बदली है, तब से बड़े बड़े अखबारों में और समाचार संस्थानों के माध्यम से जनता के बीच यह संदेश पहुंचाया जाता है कि ग्राम पंचायतों में अब काम आसान हुआ है, वहाँ विकास के जो विभिन्न मद होते हैं वो आसानी से पहुंच रहे हैं, उनका बढ़िया डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, डीबीटी आने के बाद व्यवस्थाएं सुधरी हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना आदि के कारण थोड़ा लाभ हो रहा है। तो आप ये बताइए कि क्या वाकई में ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि लंबे समय तक आपको प्रधानी और अन्य चीजों के नाते ग्राम और ग्राम पंचायत स्तर, या फिर मैं कहूँ जिला परिषद या जिला पंचायत स्तर तक की राजनीति पे अच्छी पकड़ है और जानकारी है। तो आप इसके बारे में जरा विस्तार से बताएं, क्या वाकई में ये परिवर्तन हुआ है या फिर ये एक प्रचार या प्रोपेगेंडा मात्र है केंद्र सरकार और वर्तमान जो रूलिंग पार्टी है? नहीं, देखिए, वर्तमान की जो केंद्र सरकार है और हमारे उत्तर प्रदेश के जो इस समय मुखिया हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, वो ये लोग, देखिए, गांव में ही देश की 70% आबादी रहती है जी। और जो हमारे देश के मुखिया हैं और प्रदेश के मुखिया हैं, इन लोगों का मानना है कि अगर हमारा गांव का किसान मजबूत होगा, गांव का व्यक्ति मजबूत होगा, गांव मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, क्योंकि 70% लोग गांव में ही रहते हैं। और जो सरकार की योजनाएं हैं वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में है कि पिछली सरकारों की अपेक्षा इस सरकार में हमको व्यक्तिगत लाभ ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि जो व्यक्तिगत
लाभ की जो अनुदान सरकार से जो भी आता है वो व्यक्तिगत और उसमें कहीं से भी कोई किसी भी प्रकार का कोई बिचौलियापन नहीं है, तो जनता से खुश तो है ही है और सरकार भी अच्छी काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब वर्तमान में ये वाकई में लोगों को इन चीजों का लाभ हो रहा है जैसा प्रचार किया जा रहा है, या फिर हमको बड़े समाचार संस्थानों से जो जानकारी मिल रही है? अच्छा प्रधान जी, एक चीज और बताइए कि बिल्कुल 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 लाभ लाभ लोग हो रहा है जी। एक चीज और बताइए कि पहले मतलब पिछले कुछ दिनों 2-3 साल ना कहा जाए, उसके पहले हमें समाचार पत्रों में और खबरों के दूसरे माध्यमों से यह देखने को मिलता था कि फला पंचायत में तालाब के नाम पे कुछ घोटाला हुआ या भ्रष्टाचार हुआ या फिर अन्य मदों में। तो क्या वाकई में ग्राम स्तर पर भ्रष्टाचार पे भी कुछ नियंत्रण लग पाया है, या फिर डिजिटल युग आने के बाद भी जो ग्राम पंचायत स्तर पे पहले भ्रष्टाचार होता था वो उसका लेवल वैसा का वैसा ही है या उसमें कुछ कमी आई है? देखिए, भ्रष्टाचार होने का और भ्रष्टाचार करने का अपना अपना एक तरीका होता है लोगों का। भ्रष्टाचार अगर हम वर्तमान में हम गांव की अगर प्रधान के प्रतिनिधि हैं, अगर भ्रष्टाचार हम ही करना शुरू कर दें तो भ्रष्टाचार कहीं न कहीं से अपना रूप ले लेगा जी। लेकिन अगर हमारी सोच अच्छी हो कि भ्रष्टाचार जनता, जो गरीब जनता है, गरीब जनता का हक मारा नहीं जाता, क्योंकि उनको अगर उनका हक मारा जाएगा तो आपसे भगवान भी नाराज हो जाएगा, सरकार नाराज हो जाएगी, तो सरकार तो चलने लायक है, लेकिन अगर भगवान नाराज हो जाएंगे तो फिर आप कहीं कि जो आप भ्रष्टाचार का पैसा बचा करके रखे हैं वो कहीं ना कहीं आपको अस्पताल और अन्य जगहों पे दे देना पड़ेगा। इसलिए इस सोच को, भ्रष्टाचार नाम की चीज ही नहीं होनी चाहिए लोगों में। मैं तो लोगों से कहता हूं कि देखिए, जो व्यक्तिगत लाभ है लोगों का, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पे जरूर लगाम तो लगा है, बहुत लगा है इस सरकार में, क्योंकि जब से ये सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं, सरकार सख्ती से निपट रही है, भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा है और बहुत हद तक लगा है। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया, ये भी नहीं कह सकता कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया। हाँ, अंकुश बहुत लगा है, जरूरत ज्यादा अब ना के बराबर रह गया है। जी। मेरा एक सवाल है, मिलता जुलता ही सवाल है। सवाल मेरा ये है कि जो ग्राम स्तर पर जो सुविधाएं केंद्र सरकार या भारत या उत्तर प्रदेश सरकार या राज्य सरकार के द्वारा ग्राम स्तर पे दिया जाता है, चाहे वो हम शौचालय की बात करें, स्वच्छ भारत अभियान की, चाहे हम प्रधानमंत्री ग्राम जो आवास योजना है उसकी बात करें, उसमें सही तरह से चुनाव न होना भी एक तरह का भ्रष्टाचार है। हेलो, सुन पा रहे हैं सर हमें आप? पांडे जी आई नहीं, फिर से बताइए। आवाज मेरी आ रही है? मेरा प्रश्न ये था कि जो सुविधाएं आती हैं, सुविधाओं जो लाभार्थी होता है, लाभार्थी का चयन भी ग्राम स्तर पर होता है। जो ग्राम प्रधान और वहाँ के जो सदस्य होते हैं या कोई समिति होती है, उनके माध्यम से वो होती है, उनका चयन अगर सही होता है तो भ्रष्टाचार मुझे लगता है वो खत्म हो जाता है। अगर चयन सही नहीं होता है तो कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार का माध्यम बनता है। तो ये ऐसा होता है क्या कि जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे इसमें? कुछ कहना चाह रहे हैं? भ्रष्टाचार, जैसे बहुत सारी घटनाएं आई जब शुरुआत से जैसी, जी, जैसा आपने कहा कि जब चयन होना है, भ्रष्टाचार की नींव वहीं से शुरू होती है, चयन से। जब एक कोई समिति बनती है या किसी अधिकारी स्तर पे या पंचायत प्रतिनिधि के स्तर पे कहीं से भी कोई अगर
भ्रष्टाचार जन्म लेता है तो यहीं से जन्म लेता है। जैसा आपने सही कहा कि अगर शुरुआत में ही हम पात्र व्यक्ति को चुने, तो पात्र व्यक्ति को चुने तो फिर भ्रष्टाचार एक स्तर पे तो समाप्त हो गया कि अपात्र जी को लाभ मिलने ना पाए और पात्र छूटने ना पाए। इस बिल्कुल चीज बिल्कुल पर हम सबको, इस चीज पे हम सबको पहले से ही गौर करना चाहिए कि पात्र छूटने ना पाए और अपात्र रहने ना पाए। अगर समस्या ये होती है तो भ्रष्टाचार। बिल्कुल आपकी बात सही है। समस्या ये रहती है कि कई बार ऐसा होता है कि संख्या सीमित है, मतलब जो लाभार्थी की संख्या है, जो आपको आगे से लाभ मिलना है, वो संख्या कम है। सपोज करिए कि आपको 10 लोगों को अपने गांव में 1 साल में आपको आवास देना है, और लाभार्थियों की संख्या इस तरह से अगर हर साल 10-10 की बात करें तो 50 लोग हो गए, और जो लाभार्थी हैं गांव में उनकी संख्या ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं तो वो छूटेंगे। और अगर उस जो है चुनाव के दौरान, मतलब उस कार्यकाल में एक प्रधानी के कार्यकाल में वो संख्या जो जिनको लाभ मिलना है वो नहीं मिल पाता है, तो दूसरे क्रम में आएंगे। तो मुझे लगता है क्या उसका भी कोई वरीयता क्रम होता है कि किसको पहले दिया जाए, किसको बाद में दिया जाए, कुछ इस तरह से भी चयन होता है? जी जी जी, हर चीज का एक क्राइटेरिया बना दिया गया है कि पहले आवास में पहले जो छप्पर वाले हैं उनको मिलना चाहिए, उसके बाद खपड़ेल वालों को मिलना चाहिए, फिर जो टीन शेड वाले हैं उनको मिलना, मतलब सबकी क्राइटेरिया बना दी गई है। लेकिन ठीक है जैसा आपने कहा कि पहले हमारी जो संख्या सीमित होती है, हमारे यहाँ 50 व्यक्ति हैं और सरकार की तरफ से अगर ये हुआ कि नहीं ये 30 लोगों को आवास, 30 आवास आपको मिलेगा ग्राम सभा में, तो 20 तो हमारे पात्र छूट रहे हैं, लेकिन और वो 20 पात्र जो है वो हमको भी भ्रष्टाचारी बना दे रहे हैं कि मैं इस लायक था और प्रधान जी ने हमको छोड़ के इनको दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी बात बताई आपने कि जिनको नहीं मिलता है वहां पे पिछली सरकारों के, लेकिन वर्तमान सरकार में ऐसी चीजें नहीं है। वर्तमान सरकार में अभी तो हम लोगों के ये प्रधानमंत्री आवास प्लस की सूची तैयार की गई है। इसमें है कि जितने लोग हैं एक सूची बना ली जाए और सूची को ही फिर आगे हम लोग फॉरवर्ड करेंगे। उस हिसाब से सरकार के सामने भी तो समस्या है कि अगर हमारे गांव में 400 लोग आवास के पात्र हैं तो 400 की आवास अगर सरकार एक बार दे दे कि एक बार ही सबको संतृप्त कर दिया जाए तब तो ठीक है, लेकिन सरकार अगर उनकी सूची में 300-400 लोग हमारे गांव से हैं मान लीजिए, तो फिर वो 400 लोग हम एक साथ जब नहीं दे पाएंगे तो लोगों के मन में प्रधान के प्रति, सरकार के प्रति कुछ नहीं होता है, प्रधान के प्रति एक कुंठित भावना आ जाती है कि प्रधान हमारा नाम काट दिए, और विरोधी सक्रिय हो जाते हैं कि आपका नाम काट करके फला को दे दिया गया, आपका नाम काट करके फला, आपका आया था और आपका काट करके फला को दे दिया गया। अच्छा, आपका आया था, ये बात आ रही है। इसीलिए कह रहा हूं ना, गांव की राजनीति बहुत कठिन राजनीति है, बहुत कठिन राजनीति है गांव की। ये बहुत अच्छी बड़ी तो हाँ, इसमें क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, आप गांव के भी उनको लोगों के बीच में ही रहते हैं और आपको जल्दी से आसानी से पकड़ा जा सकता है कि कोई भी समस्या है तो आपके लोग पहुंच जाएंगे आपके पास। तो ये आपकी एक अच्छी बात बताई आपने कि इस तरह की, जो कि बिल्कुल स्वाभाविक है, इस तरह से होता होगा। मैं अपने सहयोगी मकरध्वज जी से चाहूंगा अगर वो कोई क्वेश्चन लेना चाहें। नहीं, मेरा एक सवाल ये है कि हम लोग पिछले कई दिनों से, लगभग 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, देश की राजधानी के चारों ओर किसानों को देख रहे हैं। लंबे समय से ये लोग वहां खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी और दहाई की संख्या में किसान संगठन भी उनके साथ हैं। अभी हमने ट्रैक्टर मार्च देखा। 8 दौर से अधिक की वार्ता हो चुकी है केंद्र सरकार और हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री के नेतृत्व में किसान संगठनों के बीच, और हर बार वार्ता विफल रही है। किसान सीधी मांग कर रहे हैं कि तीनों कृषि कानून वापस लीजिए, तभी हम वापस जाएंगे, नहीं तो हम 2024 तक यहाँ बैठने के लिए तैयार हैं। तो प्रधान जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वर्तमान केंद्र सरकार जो है वो यह दावा करती है कि उसने पिछली कई सरकारों के मुकाबले
ग्राम स्तर पर किसानों के लिए, जो छोटे किसान हैं उनके लिए काम किया है। वो ये कहती है कि हमने एमएसपी बढ़ाए हैं, हम 2,000 रुपए की किस्तें उनको देते हैं, इनसे उनको लाभ हुआ है, और ये जो वर्तमान कृषि कानून है ये भी उनके हक में है। नहीं, एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा। मकरध्वज जी ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है कि बहुत सारे ऐसे किसान वो भी हैं जिनके जनधन अकाउंट भी खुल गए हैं, जिनका डीबीटीएल के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट भी मिल रहा है उनको कई सारे योजनाओं का। वो भी एक जो है कारण, किसानों के हित में वो भी है एक। तो इसका इसका इस प्रश्न का जवाब शायद अब अच्छा दे पाएंगे। बहुत अच्छा प्रश्न किया है सहयोगी ने हमारे। सरकार, जी पांडे जी, सरकार देखिए, सरकार की मंशा हमेशा किसान विरोधी नहीं रही है। सरकार की छवि को लोग धूमिल भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं इस एमएसपी के मुद्दे पर सरकार थोड़ी सी अगर किसानों पर सोच ले, जैसे व्यापारी का एमआरपी हो गया कि इतने में, वो आप कहीं खरीदेंगे तो वो रेट उस रेट में बिकेगा, दुकानदार उसको कम नहीं लेगा। किसी, मान लीजिए टूथपेस्ट है हमारा, टूथपेस्ट अगर 25 रुपया उस पर प्रिंट है तो आप गोरखपुर में लेंगे 25 रुपया, दिल्ली में भी 25 रुपये के प्रिंट है, मुंबई में भी 25 रुपये के प्रिंट बोलेंगे। अगर किसान का रेट हो गया कि 1868 रुपया धान है, तो 1868 रुपये सरकार को चाहे व्यापारी के यहाँ दे या क्रय केंद्र पर दे, 1868 रुपया किसान को मिलना चाहिए। किसानों की मांग ये है कि अगर आपने एमएसपी निर्धारित कर दिया है तो उसको लागू भी करिए और सख्ती से उसका पालन करिए। तो यहाँ पे आज मिश्रा बाजार जी में एक मिनट में आपको रोकूंगा। यहाँ पे जो केंद्र सरकार है उनका और उनके समर्थकों का तर्क यह आता है कि जो किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से नया खेती करने जाएगा इन कृषि कानूनों के तहत, वो अपना उत्पाद बेचने के लिए एमएसपी से अधिक मिलेगा तभी जाएगा, या एमएसपी के बराबर तो उसको कंपनी देगी तभी जाएगा। इसको लागू करने के लिए कानून बनाने की क्या जरूरत। आप यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह एमआरपी पूरी देशव्यापी होती है उसी तरह एमएसपी देशव्यापी हो। लेकिन इसमें एक दूसरी चुनौती यह भी है कि उत्तर प्रदेश में मंडी व्यवस्था बहुत कमजोर है। अगर मंडी व्यवस्था बेहतर होती पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे, तो एमएसपी को लागू करवाने में भी सरकार को आसानी होती। देखिए, सरकार की मंशा कहीं ना कहीं अधिकारी धूमिल कर रहे हैं जी। सरकार की मंशा है कि किसान अगर केंद्र पर हमारे धान बेचता है तो 72 घंटे के अंदर पीएफएमएस के माध्यम से उसके खाते में पैसा पहुंच जाना चाहिए। लेकिन मैं एक किसान हूं, 15 दिन हो गया क्रय केंद्र पर धान मेरा तौल गया, बिक गया, मेरा बिक्री खरीदारी हो गई, उन्होंने पोर्टल पे डाल दिया कि इनकी खरीदारी हो गई। 15 दिन हो गया और 15 दिन में मेरे खाते में एक भी पैसा नहीं आया। कल मैंने डीएस महाराजगंज से बात की कि डीएस साहब हमारे खाते में, मैं साधन सहकारी समिति परसोना का अध्यक्ष हूं, और किसान, तो उन्होंने कहा कि देखिए ये जब तक मिल वाले चावल नहीं सप्लाई करेंगे तब तक हम पैसा नहीं देंगे। हमने कहा ये किसान का काम नहीं है मिल पे सप्लाई कराना, चावल सप्लाई कराना, ये आप जैसे अधिकारियों का काम है। किसान का काम है कि क्रय केंद्र पर ला करके धान को मानक के अनुसार तौल दे, जो आपकी बिल्कुल है, और धान के डिलीवरी कराना, चावल की डिलीवरी कराना, ये आपका और आपके कर्मचारियों का दायित्व बनता है। जब मैंने इस तरह से उनसे बात किया थोड़ा सा, तब वो कहे कि अच्छा ठीक है तो आपका पैसा हम करवा देंगे। बताइए, ये सरकार की मंशा को ये लोग धूमिल कर रहे हैं, कर्मचारी अधिकारी। तो किसानों के मन में सरकार के प्रति ये नहीं किसान समझेगा जो आज 15 दिन से 20 दिन से धान तौल के बैठ गया घर पे, अपने बेचारा इंतजार कर रहा है कि मेरा पैसा आएगा, मेरा पैसा आएगा। वो अधिकारी की बात नहीं सोचो, सरकार, वो उनके दिमाग में सरकार पैसा दे रही है। अब सरकार को की जो योजनाएं हैं उसको क्रियान्वित करने के लिए जो अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं वो सरकार की मंशा पे पलीता लगा रहे हैं। किसान एक जगह से दुखी नहीं होता है, किसान हर जगह से दुखी है। प्रकृति मतलब सबसे बड़ा दुखी है किसान, प्रकृति से। अगर प्रकृति से बच गया
तो फिर सरकार। जी, जी पंडित जी। मतलब आप ये नहीं, कहना चाहते हैं कि सरकार की मंशा अच्छी है, लेकिन जो सरकारी लाल फीताशाही है, बाबू और अफसर का गठजोड़, उसकी वजह से जी 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 जो योजनाएं हैं वो धरातल पे सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही हैं, जिससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है। यह एक क्रियान्वित कटु नहीं सत्य कर है। पा रहे हैं लोग। हाँ, यह ऐसे एक कड़वा सच है जो वर्षों से सरकार है भारत सरकार की की। सरकार के उस पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करवा रहे हैं ये लोग। यह भारत बिल्कुल की बिल्कुल। जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसका एक हिस्सा सा बन चुका है कि वो व्यवस्थाओं को लेट करना, उनको तोड़ मरोड़ के पहुंचाना। प्रधान जी, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि आप अपने गांव की राजनीति करते हैं, और गांव की राजनीति करने के नाते गांव का विकास करने की आपकी उत्कट इच्छा होगी। तो अपने गांव, जी अपने क्षेत्र के विकास को लेकर आपके मन मस्तिष्क में कोई योजना होगी, आपके पास एक मॉडल होगा, तो वो कौन सा है? आप अपने क्षेत्र, अपने गांव का विकास कैसे करना चाहेंगे? और ये जरा अपने हमारे दर्शकों और अपने क्षेत्र के निवासियों को भी बताइए हमारे माध्यम से। जी मकरदुद्ध जी, मैं आपको बता दूं कि मेरे गांव की जनसंख्या लगभग 9,000 है। हमारे यहाँ लगभग 4800 वोटर हैं। काफ़ी बड़ा ग्राम सभा है। हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम बराबर बराबर के अनुपात में है। जी 25 वर्षों से, जब से सरकार से ग्राम सभा को कुछ धन आने लगा विकास का, विगत 25 वर्षों में जितने हमारे ग्राम सभा में काम हुए थे, चाहे वो नाली हो, चाहे वो सड़क का हो, खड़ंजा हो, जो जितने भी कार्य हुए थे, मैंने 5 वर्षों में नहीं, समझिए 4 वर्षों में, एक साल तो आपका ये कोविड ले लिया। जी, कोविड ये के तो सबके लिए अंतराल में 8 महीने में दुष्काल था ही। कहीं कोई ग्राम सभा में, अब मेरा नहीं, मेरा गांव जो था वो पहला ही हॉटस्पॉट घोषित हुआ था यूपी में। जी महाराजगंज जिले का कमहरिया बुजुर्ग गांव और हमारे बगल का एक गांव था बढ़ारा इंदरदत्त, ये दोनों जी गांव हॉटस्पॉट घोषित हो गए थे। जी और इस वजह से लगभग मेरे यहाँ पूरा गांव 2 महीने पुलिस छावनी में तब्दील था। मेरे गांव के बाहर खाई खोद दी गई थी कि गांव के लोग बाहर ना जाने पाए, कोई गांव में ना आने पाए। इस हॉटस्पॉट में पूरा रेड जोन जी घोषित था मेरा गांव। उसके चलते मेरे यहाँ लगभग 8 महीने से कोई योजना सुचारू ढंग से चल नहीं पाई विकास की। फिर भी मैंने जितने 25 साल में जितने गांव की हमारी सड़कें थी, खड़ंजा था, सारे खड़ंजे पे मैंने इंटरलॉकिंग लगवा दिया। सारे जितने जहां नाली की व्यवस्था नहीं थी, नाली बनाया। पूरे ग्राम सभा में कहीं भी एक कोई गली चाहे बच गई हो, छोटी सी 10 मीटर 20 मीटर की, लेकिन कोई ऐसा रोड नहीं है बचा जहां हमने काम न किया हो। सीसी रोड के माध्यम से, इंटरलॉकिंग के माध्यम से, और ग्राम सभा के केवल नहीं, ग्राम सभा के पैसे से हमारे फरिंदा के विधायक माननीय बजरंग बहादुर सिंह जी हमारा काफी सहयोग किए हैं। उन्होंने अपने विधायक निधि से, बॉर्डर डेवलपमेंट योजना से, तमाम योजनाओं को हमारे गांव में ला के दिया है। और उनके सहयोग से हमने गांव का बहुमुखी, चतुर्मुखी नहीं, बहुमुखी विकास हुआ है हमारे गांव का। और सिर्फ अब मेरे गांव को चमकाना है। अगर 5 साल फिर मुझे जनता ने अपना प्यार दिया तो मेरी योजनाएं इस गांव के लिए बहुत कुछ सोच रखता हूं। अब क्या क्या रखता हूं अभी बताना थोड़ा लाजमी नहीं होगा। नहीं, कुछ तो आप बता सकते हैं, कुछ तो आप बता सकते हैं। 5 साल के अंदर जी योजना है हमारी। पहली हमारी जो योजना है, हम
ये चाह रहा है कि जैसे हमारे गांव की जो सड़कें हैं वो बड़ी सकरी है, हमारी घनी आबादी है, गांव की नाली, सड़क के किनारे नाली बनी है, तो नाली के वजह से कहीं न कहीं सड़क कम से कम 1.5 फीट पतली हो गई है। हमारी अगली सोच है कि जब भी अगली बार मौका मिले तो हम उस पूरे नाली पर ग्रिल लगवा के गाटर लगवा दें कि जिससे रोड चौड़ी हो जाए और नाली की भी सुरक्षा बनी रहे। गांव में सोलर लाइट, हर विद्युत व्यवस्था, हम मेरे गांव में 2-2 सामुदायिक शौचालय, मैंने अपने कार्यकाल में लगभग 600-650 शौचालय दिया है लोगों को। लेकिन कहीं न कहीं लोगों की मंशा, जो सरकार की मंशा थी कि गांव को ओडीएफ कर दिया जाए, गांव को स्वच्छ बना दिया जाए, लेकिन ग्रामवासी कहीं न कहीं असहयोग कर देते हैं, क्योंकि सोच उनकी जो है, उनकी सोच थोड़ी सी अभी उनको जागरूक करने की जरूरत है। और धीरे धीरे हो भी रहे हैं लोग जागरूक, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहे हैं। जो गांव के बाहर की गंदगियां थी वो लगभग अब कहीं 10% ही रह गई हैं। तो एक बैग तो सुधार नहीं होना है, धीरे धीरे होना है और हो भी जाएगा। सरकार की जो मंशा है, सरकार स्वच्छता पे काफी प्रयास सरकार कर रही है, हम लोग भी सरकार के प्रयास में सहयोगी हैं, हमारे गांव के लोग भी सहयोगी हैं, और आने वाले दिनों में हम लोग बहुत कुछ करने की सोच रखते हैं जिससे हमारे गांव और विकास और हमारे गांव को युवा जो हैं वो स्वरोजगार अपनावें। और स्वरोजगार के लिए हमारे कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, अगल बगल के लोग जाएं तो मजबूरी में लोग कहीं कहीं बाहर जाते हैं। लेकिन ऐसे तमाम से रोजगार हैं गांव में जो जिनका सृजन हो चुका है, लोग अपना अपना रोजी रोजगार कर रहे हैं। और क्या सोच रखते हैं इसके अलावा? एक चीज और पूछता हूं मैं कि और किस किस तरह की समस्याएं आती हैं इसके अलावा, विकास कार्यों के अलावा गांव में? मतलब ऐसा माना जाता है कि जो गांव के प्रधान जी हैं, गांव में सौहार्द बना रहे, प्रेम बना रहे, लोग अच्छे से रहें, तो इस तरह की भी चुनौतियां आपके सामने आती होंगी। जी 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 जी, ये ऐसे भी लोग आते होंगे गांव की राजनीति में। जी जी जी, गांव की राजनीति में ये तो बहुत अहम है कि किस तरह से गांव का सौहार्द बनाए रखा जाए। गांव का सौहार्द हमारे यहाँ तो और काफी कठिन है, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय बराबरी, आपस में भाईचारा है, बहुत भाईचारा है। लेकिन कहीं न कहीं जो विरोधी हैं, जो राजनीतिक व्यक्ति हैं, जिनको लगता है कि कहीं न कहीं से हम कमजोर हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं अपना कुछ जुगाड़ भिड़ा लेते हैं किस तरह से कि कैसे क्या किया जाए, कहीं किस तरह से हमको कुछ लाभ हो जाए, तो वो अपना करते रहते हैं। लेकिन सबकी मंशा पे सफल नहीं हो पा रहे हैं लोग इस काम के लिए। और इसके लिए मैं अपने सभी ग्रामवासियों को, हमारे हिंदू भाई, मुसलमान भाई, सबको मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं कि ऐसे लोगों को सफल नहीं होने दे रहे हैं वो। और भाईचारा हमारे गांव का कायम है और कायम भी रहेगा। और किस किस तरह का विकास और को शिक्षा की क्या व्यवस्था है आपके गांव में? शिक्षा की क्या व्यवस्था है? शिक्षा के बारे में थोड़ा सा बात करें। अगर हम प्राइमरी शिक्षा की बात करें, मुझे लगता है कि आपके यहाँ प्राइमरी और हमारे गांव में एक जूनियर माध्यमिक दोनों विद्यालय हैं। बिल्कुल, प्राइमरी और माध्यमिक दोनों विद्यालय हैं। लेकिन अब जमाना बड़ा हाईटेक होता जा रहा है, लोग अपने विद्यालय को कॉन्वेंट में पढ़ाना चाहते हैं, नर्सरी विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि जो पढ़ाई प्राइमरी विद्यालय में हो रही है, शायद किसी लोकल के
नर्सरी विद्यालय में नहीं हो रहे, क्योंकि सब इतने एजुकेटेड अध्यापक आ गए हैं हर जगह प्राइमरी विद्यालय में। सरकार ऐसी सुविधा दे रही है, इतनी व्यवस्था दे रही है सरकार, लेकिन लोगों की मंशा है, बना रहे हैं लोग, बन गई है। अब ज्यादा पहले की अपेक्षा हम तो सोच रहे हैं कि 4-5 साल पहले की अपेक्षा प्राथमिक प्राइमरी विद्यालयों में अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं और सरकार की संख्या बढ़ी है। एक सेकेंड पांडे जी, हमें अभी मैं किसी से बात कर रहा था तो एक चीज मुझे अभी मिश्रा जी, मैं इस कार्यक्रम से पहले किसी से चर्चा कर रहा था कि वर्तमान योगी सरकार में शिक्षा पे कैसे काम हुआ, तो उन्होंने बड़े जोर शोर से एक योजना का मेरे सामने एक योजना की तारीफ करी। उन्होंने कहा कि आप किसी से बात कीजिएगा उत्तर प्रदेश में जो गांव के स्तर पे काम कर रहा हो, तो उससे पूछिएगा कि बेसिक शिक्षा में जो कायाकल्प योजना योगी सरकार लेके आई उससे प्राइमरी और माध्यमिक विद्यालयों में काफी सुधार हो। तो क्या वाकई में आपको अपने यहाँ ये बात प्रतिफलित होती दिखाई दी? जी 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 जी, इससे हमारे स्कूलों में काफ़ी बदलाव हुआ है। हमारे स्कूल बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। अब कारण है उसका, पहले बेसिक शिक्षा परिषद से जो धन आता था, विद्यालय का काम उसी से होता था, लेकिन सरकार अब ग्राम सभा को भी ये अनुमति दे दी है कि वो विद्यालयों में जो भी ज़रूरत की चीज़ें उसको कराएं, ब्लैक बोर्ड से लेकर के टॉयलेट तक। अब तो देखिए आ गया है हमारे हर जगह की एक प्राथमिक विद्यालय में दिव्यांग शौचालय बनाए जाए। जी, अच्छी। तो सरकार कहीं ना कहीं, सरकार के मन में एक है कि हमारे जो प्राथमिक विद्यालय हैं वो हाईटेक हो। और सर मैं थोड़ा सा यहाँ पे रोकूंगा। तो बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है। सर एक प्रश्न मेरा है, पहले से भी सुविधाएं जो थी, और मुझे क्या लगता है कि आज के टाइम पे, जैसे आपने शौचालय की बात की, तो शौचालय तो होता है, लेकिन मैंने ऐसे शौचालय भी देखे हैं जो स्कूलों में होते हैं जहाँ पे लॉक लगा होता है और वो ऑपरेशनल नहीं होते हैं। जी, तो क्या ये चीज अभी भी है या अब इस पर ऐसी चीज नहीं है? एटलीस्ट जब स्कूल खुला हो नहीं, उस समय तो खुले होने चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार का काम ये है कि आपको शौचालय दे दे। ये समस्या है या बिल्कुल सही हो गया है? नहीं, अब जिसने भी ऐसा किया हो या कर रहा हो, जिस भी गांव के प्रधान ने या प्रधानाध्यापक ने कि विद्यालय का शौचालय ताला लटका हुआ हो, तो ये गलत बात है, अच्छी बात नहीं है। मैं पर्टिकुलर, हाँ बताएं सर। मैं बोलिए सर। दूं कि मेरे यहाँ शौचालय बनना था सन 2016 में प्राथमिक विद्यालय पे। तो हमारे यहाँ का जो एस्टिमेट बना था वो एक लेडीज और एक जेंट्स, एक बालक एक बालिका के लिए बना था, लेकिन मैंने 2 सीट बालक के लिए और 2 सीट बालिका के लिए बनवाया। तो हमारे अधिकारी ने कहा कि अरे भाई ये तो गलत। हमने कहा कि उसी पैसे में हो जाएगा, जो पैसा अच्छी सोच है, बहुत अच्छी सोच मिल रहा है उसी पैसे में 2 हो जाएगा। मान लीजिए एक बालक और एक बालिका, और किसी एक और बालक को जरूरत उसी समय पड़ गई तो फिर वो कहाँ जाएगा? और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने उस अधिकारी को, उन्होंने मेरी बात पे सहमति जताई। उन्होंने कहा ठीक है, और अगर मान लीजिए कुछ और लगा तो हमने कहा उसके लिए मैं और प्रधानाध्यापक जी हैं, हम लोग मिलकर उसको कर लेंगे, बस केवल आप अनुमति दीजिए। और मैंने उस चीज को कर लिया। 2 बालक के लिए और 2 सीट बालिका के लिए, 2 रीजनल बालक के लिए और 2 रीजनल बालिका के लिए हमने वहां तैयार करवा दिया। तो ये सोच होनी चाहिए अपनी अपनी, पांडे जी। बिल्कुल। नहीं, मैं यही कहना चाह रहा था आपसे, यही जानने की कोशिश कर रहा था कि इस तरह की भी घटनाएं, शायद मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, बहुत पहले की बात है, मैंने देखा भी है ऐसा। और इस समय आप वहाँ पे हैं तो आप ये चीज शायद आपको भी आइडिया हो। मैं आपसे आपके लोकल कॉन्टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जनरल। वहाँ पे जो वहाँ पे क्या किसी भी ग्राम स्तर के, अगर पंचायत स्तर पे जो स्कूल होते हैं, अक्सर ये चीजें सामने आती हैं।
इवन मैं स्कूल की ही बात नहीं कर रहा हूँ, अपने यहाँ पूरे भारत में अगर आप, मैं ऐसे छोटे छोटे रेलवे स्टेशन की बात कर सकता हूँ जहाँ पे अगर ये इस तरह की व्यवस्था है तो वो ऑपरेशनल नहीं है, मैंने देखा है। ऐसी बहुत सारे रेलवे स्टेशन मिल जाएंगे आपको जहाँ पे, छोटे रेलवे स्टेशन की बात कर रहा हूँ। हाँ जी 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 पांडे जी, देखिए वहाँ थोड़ी सी मजबूरी लोगों की ये होती है कि जैसे मान लीजिए सामुदायिक शौचालय हमने बनवा दिया, सामुदायिक शौचालय का ताला कर परमानेंट खुला रहेगा, उसमें एक दिन में इतनी गंदगी हो जाएगी उसको साफ करने वाला कोई नहीं मिलेगा। नहीं, बिल्कुल चैलेंज है, चुनौती है। अब तो सरकार भी उसके प्रति जी 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 पांडे जी, सरकार ने भी इस चुनौती को स्वीकार कर लिया है और सरकार हमारी ये कह रही है कि अब गांव में स्वयं सहायता समूहों का गठन करके और जो ग्राम सभा के सामुदायिक शौचालय हैं उनको उस स्वयं सहायता महिला समूहों को हस्तांतरित कर दिया जाए और सरकार उनको 6,000 रुपया मानदेय देगी एक को और 3,000 रुपया सफाई के लिए। तो कहीं ना कहीं अब तो सारे ताले खुलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये होना था पहले कहीं ना कहीं इन सब चीजों की, तो सरकार का भी ध्यान अब इन सब चीजों पे जा रहा है कि हमारे पास संसाधन बहुत। बिल्कुल बिल्कुल जी, पहले जो संसाधन की कमी नहीं बंद होता था प्राइमरी विद्यालयों में। मिश्रा जी, मैं थोड़ा विषय को बदलते हुए प्राइमरी विद्यालयों में ताला बंद होता था, वो व्यवस्था नहीं थी। अब तो हर गांव में सफाई कर्मचारी हैं। जी मिश्रा जी, मैं थोड़ा ड्यूटी है कि प्राथमिक विद्यालय। मिश्रा जी, मैं थोड़ा विषय को बदलते हुए आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप जिस जगह से आप आते हैं, जो जिला और जिस ग्राम से आप आते हैं, वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास पड़ता है और भारत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो जी वहाँ पे राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से कौन सी समस्याओं का आप लोगों को सामना करना पड़ता है, और केंद्र सरकार से आप क्या चाहेंगे कि सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए कुछ ऐसा बेहतर हो जाए कि कुछ आप लोगों को आसानी हो, क्योंकि जटिलताएं सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिक होती हैं जो हमें दूर बैठे हुए विभिन्न समाचारों के माध्यम से देखने सुनने को मिलती है। जी 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 जी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा होने के नाते हम लोगों को असुविधा तो कोई नहीं है, क्योंकि हम लोग जिस देश में रहते हैं, हमारा देश इतना विशाल है कि असुविधा तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ जरूर कहीं ना कहीं मन में एक कसक सी तो रहती है कि अगर ऐसा होता तो और बढ़िया होता। तो सरकार से तो हम ये जरूर कहेंगे कि जो बॉर्डर के गांव हैं, तो सरकार तो योजना चला रही है बॉर्डर डेवलपमेंट की, और आए कुछ न कुछ कार्यक्रम या जो हमारे बॉर्डर पे एसएसबी लगी हुई है वो सामाजिक रूप से लोगों को प्रचार प्रसार के माध्यम से जागरूक कर रही है। और हमारे यहाँ जागरूकता जो बॉर्डर पे है, बॉर्डर एरिया में जागरूकता की कमी है, तो जागरूक करना सरकार का बहुत लक्ष्य होना चाहिए कि बॉर्डर के लोगों को काफी जानकारी, जिससे देश विरोधी गतिविधियां पनपने ना पाए। बिल्कुल, सुरक्षा की दृष्टि से भी जो है, सुरक्षा की दृष्टि से आप चाहते हैं कि जो है सरकार इस पे, प्रशासन जो है टाइट हो, और मेरे ख्याल से वो है भी, काफी अच्छा प्रशासन काम करता है वहां पे, ये चीज देखने को मिलता है। जी 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 बिल्कुल। दरअसल में हमारा जो बॉर्डर है वो खुला बॉर्डर है, खुला बॉर्डर होने के नाते तो कुछ कहीं कहीं चूक हो ही जाती है, जिससे बिल्कुल जी। जो विगत आपका जो पिछला कार्यकाल रहा, ये कार्यकाल कैसा रहा आपके लिए और आपके क्षेत्र की जनता के लिए? क्या जो एक लक्ष्य होता है, कोई भी मतलब राजनेता होता है या कोई भी व्यक्ति होता है, उसका एक टर्म होता है, उस टर्म में उनका अपना एक लक्ष्य होता है कि इस 5 सालों के दौरान या इस पीरियड में हमें ये काम करना है।
तो आपने भी अपने माइंड में एक बनाया होगा, आपके अंदर अंदर एक रूपरेखा रही होगी कि हमने हमने अगले इस टर्म में ये काम करना है। तो आपको क्या लगता है, लोग जो आपके पास योजनाएं आई वो काम आपने किया, सरकार की तरफ से जो सूचना थी या जो आपको कार्य करना था, आपको जो गांव पे दिखा वो किया, लेकिन आपके मन में भी कुछ क्रिएटिव चीजें रही होंगी कि मैं अब नए सोचता हूँ और पहले की धारणाओं को बदलना है, नए तरीके से रचनात्मकता ले आना है अपने ग्राम सभा में। तो आपने क्या क्या काम किया, किस हद तक उस कार्य को पूरा कर पाए आप, जो आपके मन में रहा होगा? क्योंकि जब आप इलेक्शन के बारे में आपने सोचा होगा, दूसरी बार भी आए, पहली बार से ही आपने कार्य करना शुरू कर दिया था, तो कुछ सोच करके कि हमें ये काम करना है, तो आपको क्या लगता है कि आप किस परसेंटेज तक, आपने अगर 100% है तो किस परसेंट तक पहुंचे आप उस विकास के कार्यों में? विकास के कार्य में मैं जिस सोच के साथ और जिस लक्ष्य के साथ आया था, लगभग मैं अपने लक्ष्य में 80% अपना कार्य पूर्ण कर चुका हूं। और हम ये हेलो, बिल्कुल बिल्कुल सुन रहा हूं सर, बताएं। जी जारी रखिए। 80% कार्यों को मैं पूर्ण कर चुका हूं और 20% जो कार्य हमारे रह गए हैं वो धनाभाव के कारण रह गए हैं, क्योंकि जो ग्राम सभा का बजट होता है वो सीमित होता है और हमारे सामने चुनौतियां बहुत थी। मतलब हमको अपने गांव को फर्श से लेके अर्श पे जाना था। विकास नगण्य था, शून्य था। उस चीज को अब 5 सालों में संभव नहीं है कि सारी कमियों को दूर कर लिया जाए। मुझे खुशी है कि मेरे गांव की जो सम्मानित देवतुल्य हमारी जनता है वो हमारे कार्यों से खुश है। वो भी ये समझ रहे हैं कि 5 साल का कार्यकाल प्रधान के लिए अधिक नहीं होता जब कार्यों की चुनौतियां अधिक हों। और अगर काम कम हो तो 5 साल बहुत होते हैं, लेकिन जो कार्य 25 साल में नहीं हुए वो 5 साल में पूरा करना संभव नहीं था, लेकिन 80% मैंने कार्यों को पूरा किया और इस बात से हम भी संतुष्ट हैं और हमारे गांव की जनता भी संतुष्ट है। कुछ काम जो बाकी हैं लोग कह भी रहे हैं कि कोई बात नहीं, आप धैर्य रखिए और फिर ये काम अगले 5 साल में हम लोग करेंगे। तो इससे हमको भी, जब लोग कहते हैं तो हमको भी संतुष्टि होती है। जी पांडे जी। जी, मैं अब अपने सहयोगी मकरध्वज तिवारी जी से चाहूंगा कि उनके अगर कोई प्रश्न हो तो वो ले सकते हैं, क्योंकि हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में पहुंच रहे हैं। आपका माइक म्यूट है। हाँ जी मिश्रा जी, मेरे पास कुछ खास प्रश्न बचे नहीं हैं, क्योंकि आपसे वार्ता हुई, मुझे अच्छा लगा। मुझे जान के भी सुकून हुआ कि चलिए हमारे भारत के गांव की तस्वीर बदल रही है। ये अच्छी बात है जो अब हम पढ़ रहे हैं। पहले हमने हमारी किताबों में और अखबारों में गरीब बदहाल गांव के बारे में पढ़ा था, अब हमें गांव की सुनहरी कहानियां देखने को मिलेंगी। अब मैं पांडे जी से चाहता हूं कि वो कार्यक्रम को हो सके तो अवसान की ओर ले चले। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही मकरध्वज जी। पहले सोचते थे कि जनता ही, पांडे जी मैं कहना चाहता हूँ, लोग पहले के जो गांव के जनप्रतिनिधि हुआ करते थे वो लोगों को कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े में उलझा करके और 5 साल व्यतीत कर देते थे पार्टी बंदी करके। गांव में एक पार्टी 2 पार्टी नहीं, किसी गांव में 4 पार्टियां हुआ करती थी और उस पार्टी के झगड़े में 5 साल बीत जाता था और जनता बेचारी विकास के नाम पर विकास का सपना नहीं देख पाती थी और आंखों से देखना तो दूर था, क्योंकि वो तो दूसरे चीजों में उलझा के रखते थे उनको। और 5 साल का समय मेरे गांव के लोग
किसी लड़ाई का मुंह नहीं देखे, किसी झगड़े का मुंह नहीं देखे, कहीं किसी से कोई आपसी विवाद नहीं हुआ, और हुआ क्या, केवल विकास हुआ। तो गांव की जनता हमारी बहुत संतुष्ट है, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने गांव की जनता को कि मेरे इस कार्य में लोगों ने हमारा बहुत ही उत्साहवर्धन किया है, कदम से कदम लाके चला है। और बस मैं बहुत अच्छी बात बताई आपने अनिल जी। नहीं, एक मिश्रा जी, एक सवाल मेरे मन में था, मैं आपसे जानना चाहूंगा। एक अंतिम प्रश्न जाते जाते मुझे याद आ रहा है कि जब आपने अपने गांव के बारे में बताना शुरू किया तो आपने कहा 9,000 की जनसंख्या है, दोनों प्रमुख धर्मों को मानने वालों की आबादी लगभग आधी आधी है, और हमने नई केंद्र सरकार के आने के बाद में पूरे देश की राजनीति में और खबरों में एक बदलाव ये भी देखा है कि हमें दोनों प्रमुख धार्मिक समुदायों के मध्य क्लेश की घटनाएं या खबरें देखने को सुनने को मिलती। तो वहां पे राजनीति करते हुए आपको किन चुनौतियों का इन माहौल में सामना करना पड़ता है, और आप ये सामंजस्य और सौहार्द के लिए आप क्या मानते हैं कि एक राजनेता के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए और कैसे इन परिस्थितियों को वो नियंत्रित कर सकता है, सबको साथ लेके कैसे चल सकता है, क्योंकि जिससे ये हमारे प्रधानमंत्री की अगर जी मुकरद जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने गांव के लिए, हमारे यहाँ आधी आबादी दोनों समुदायों की है, हम कान पे भरोसा न करते हुए अगर आंख पे भरोसा करेंगे तो जो खबरें आए दिन आपको सुनाई देती थी वो कहीं सुनाई नहीं देंगी। अगर हम वोट की राजनीति करेंगे तो एक खबरें आम हो जाएंगी, अगर हम विकास की राजनीति करेंगे तो ये खबरें गायब हो जाएंगी। जी, विकास मुद्दा होना चाहिए जी, ना धर्म मुद्दा होना चाहिए, ना व्यक्ति मुद्दा होना चाहिए। अगर विकास को मुद्दा बना करके कार्य किया जाए तो मेरा भारत जैसे पहले सोने की चिड़िया था वैसे ही रहेगा। जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने। अब गांव में विकास होने लगा है, पहले की जैसा नहीं रहा है। गांव में बहुत सारी सुविधाएं हो गई, लोग जागरूक हो गए पंडित जी, लोग जागरूक हो गए हैं। अब लोगों को भी झगड़े फसाद में कोई रुचि नहीं रह गई है, क्योंकि लोग, अब पहले के लोग थे गांव में, जब खेती का काम खत्म हो जाता था तो बरसात में लोग इसका एक कारण ये भी है कि लोगों के पास पहले समय था, अब लोगों के पास समय भी नहीं है। समय की कमी है सबके पास, जो है लोगों को बहुत सारे अब काम करना होता है लोगों को। और गांव पांडे जी, पहले लोगों के पास संसाधन कम थे, समय बहुत था। अब लोगों के पास समय नहीं है, संसाधन बहुत है। मैं वही बात कह रहा था कि अब लोगों के पास संसाधन भी है और बहुत सारे काम हैं, और लोग जो है फालतू के जो पचड़े थे दूसरों को परेशान करने का, खुद बिल्कुल वही कह रहा हूँ, फालतू का समय नहीं है। लोगों को अब काम करना है और आगे बढ़ना है, विकास की बात करनी है। और इन समयों में देश की जो स्थिति है, विगत 15-20 सालों में देश हमारा शिक्षित भी हुआ है और टेक्निकली प्रो टेक्निकल हुआ है। लोगों को बहुत सारी जानकारी मिलने लगी है। पहले इतना सूचनाओं का अभाव था, लोगों को पता नहीं होता था। आज सोशल मीडिया बहुत पावरफुल है, लोगों को सारी सूचना तुरंत पता लग जाती है। तो सच्चाई क्या है वो सबको पता लगता रहता है। आज ये सोशल मीडिया का ही एक माध्यम है जिसके तहत हम आज आपसे बात कर पा रहे हैं। व्यक्ति को प्रतिस्पर्धी होना चाहिए, प्रतिस्पर्धी होना चाहिए, और बिल्कुल खुद से ही प्रतिस्पर्धा ऐसी होनी चाहिए कि हम उनसे आगे बढ़ें, न कि लड़ाई झगड़े में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल आपको काम करके आगे बढ़ना चाहिए। विगत 2018 की पीसीएस परीक्षा में हमारे जिले में प्रतिस्पर्धा के चलते 8 बच्चे पीसीएस में आए हैं। प्रतिस्पर्धा जी, उसमें आपके भी घर के पिछड़ा जिला माना जाता था। जी बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी बात है। मेरा एक भतीजा, बहुत अच्छी बात है। इस बात के लिए मैं चाहूंगा कि ऐसे लोगों को एक हुआ है।
मैं चाहूंगा एक उनका भी एक इंटरव्यू हम किसी दिन रखेंगे कि उन्होंने कैसे जो है सफलता प्राप्त की। ये हमारे क्षेत्र के लिए भी गौरव की बात है, जिले के लिए गौरव की बात है। और उनसे सीख करके बहुत सारे बच्चे अपने क्षेत्र की जो प्रतिभाएं हैं, युवा प्रतिभाएं हैं, उनसे प्रेरणा भी लेंगे, सीख भी लेंगे और ऐसे ही अपने क्षेत्र का, अपने एरिया का, जिले का विकास करेंगे। तो बहुत अच्छा लगा आपसे आज बात करके। आपने बहुत सारे हमारे तीखे प्रश्नों का भी और सच्चे प्रश्नों का, तीखे और सच्चे प्रश्नों का बहुत ही बखूबी जवाब दिया। और आपके मन में आपने एक बात बताई जो मुझे अच्छी भी लगी कि कभी भी आदमी को अपने कार्यों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपने बताया हमने 80% कार्य कर लिया है। विकास तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है, एक साथ एक बार में तो हो नहीं सकती। आप कितना भी कार्य कर लें तो वो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है मन में, टीस ये थोड़ा सा और अच्छा होता तो और अच्छा होता। और एक काफी सारी आपसे प्रेरक बातें भी हमने जानने की कोशिश बताया भी आपने, बात करके भी लगा। आपकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, आपने बताया कि हमारे जब मैंने आपसे प्रश्न किया था जो शौचालय के बारे में कि जो 2 शौचालय बनने थे बालक और बालिका के लिए, आपने दोनों के लिए 2-2 किया, तो वो बड़ी अच्छी बात है। वो कहीं ना कहीं सोच का ही नतीजा है, पैसा उतना ही लगना था या कुछ थोड़ा सा अंतर था उसमें, वो आपने किया। एक क्रिएटिव काम है। तो आप जैसे लोगों की क्षेत्र में और गांव के विकास के लिए ऐसे लोगों की जरूरत है। ऐसे लोग जितने ही आएंगे, हमारा गांव जो 70% गांव, हमारे देश की आबादी 70% गांव में बसती है, जब तक उनका विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। और इस तरह से अगर हम देश का विकास करेंगे तो निश्चित ही विश्व पटल पर हमारे देश का नाम आगे होगा और धीरे धीरे प्रतिदिन बढ़ ही रहा है। एक अंतिम संदेश आप क्या देना चाहेंगे अपने क्षेत्र की जनता को जो आपके साथ, जिनके बीच में आप रहते हैं? नया साल भी है, मैं अपनी तरफ से, अपनी संस्था की तरफ से, मीडिया पंचायत समाचार निर्देश और इंडिया मिक्स की तरफ से मैं सभी को नव वर्ष की शुभकामना देता हूं। आप अगर अपने क्षेत्र की जनता को, जिनके बीच आप बसते हैं, जिनके लिए आप अच्छा सोचते हैं, हमेशा 24 घंटे तैयार रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं क्षेत्र की जनता से, पांडे जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले माध्यम से कहना चाहूँगा कि भाई आप लोग आपसी भाईचारा बनाए रखें, आपसी भाईचारा बनाए रखें। देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने कार्य के प्रति एकदम सजग होकर के तन से, मन से, धन से रहें, जिससे जीवन में आपको कभी भी किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा संदेश रहा आपका। और आपको आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि हमारे आमंत्रण पर आज आप इस कार्यक्रम में जुड़े। इस कार्यक्रम का नाम है प्रधान जी बताई ने विकास कैसे हुई। हालांकि हम लोग दिल्ली से और हमारे सहयोगी राजस्थान से जुड़े हुए हैं आपके साथ, और हम एक सोशल मीडिया का एक माध्यम है जिससे आपसे रूबरू हो पा रहे हैं और आपकी बातों को आपके क्षेत्र तक पहुंचा रहे हैं। और इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है। पांडे जी, आपका एक कार्यक्रम जो है, आपका एक कार्यक्रम ये गांव के लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है, बहुत ही प्रेरणादायक जी है। जी, ये मैं आपको ये बताने के लिए बताना था मुझे कि लोग एमपी से बात करते हैं, मिनिस्टर से बात करते हैं, अधिकारी से बात करते हैं, राजनेताओं से बात करते हैं, फिल्म कलाकार से बात करते हैं, लेकिन जो गांव का असली विकास करता होता है, वो गांव का प्रधान होता है, जो पहली पायदान होता है विकास का, जिससे बात करने की जिम्मेदारी हमारी भी बनती थी। तो एक छोटा सा प्रयास है, देखते हैं कितने लोगों से इस सीरीज में हम बात कर पाते हैं। और गांव की जो असली मैं रूबरू होकर बात कर रहा हूँ। प्रधान को लोग मास्टर चाबी समझते हैं गांव में, मास्टर चाबी हैं पांडे जी प्रधान को गांव में, कि कहीं भी हो प्रधान जी की चाबी उसमें लग जाएगी। प्रधान जी का कोई काम हो, दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है कि गांव के लोग ये सोचते हो कि प्रधान मेरा नहीं कर पाएगा। जो हमारे गांव की जनता है या कहीं की, पूरे देश की, गांव का प्रधान अपने गांव के लिए मास्टर चाबी है। देखिए मिश्रा जी, प्रधान जो है वो इसलिए चुनौतियां अधिक हैं। बिल्कुल। जनता का पहला और साक्षात प्रतिनिधि है, इसलिए जनता उसको कहीं भगवान और कहीं मास्टर चाबी मानती। मिश्रा जी, एक चीज और सूचना मैं देना चाहूंगा। कहीं न कहीं सरकार जो है, जो प्रधानों का मानदेय है 3500 रुपया मानदेय है। सरकार मनरेगा के मजदूर को भी 201 रुपया प्रतिदिन देती है।
जी कहीं न कहीं टीस ये है प्रधानों में, जनप्रतिनिधि होने के नाते कि है। बिल्कुल 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 प्रधानों का कुछ मानदेय होना चाहिए। ठीक है, एक अच्छी बात आपने रखी। ऐसा होना चाहिए कि जिससे प्रधान अपना एक सम्मानजनक जीवन वो भी जी सके। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं जो 50,000 25,000 वोट पा करके उनको कूपन मिलता है, टेलीफोन फ्री, बिजली फ्री, हवाई यात्रा फ्री, सब कुछ फ्री। और प्रधान को कुछ भी फ्री नहीं, फिर भी प्रधान को लोग कहते हैं कोई मर गया प्रधान जी के पास, कोई पैदा हो गया प्रधान जी के पास, चलो कोई झगड़ा कर लिया तो प्रधान जी के, सब कुछ प्रधान जी के पास है, लेकिन प्रधान जी के पास कुछ नहीं है। प्रधान जी 24/7 काम करने वाले एक व्यक्ति हैं जिनको 3500 रुपए मिलता है, तो वो मानदेय बढ़ना चाहिए। एक सम्मानजनक बात करी आपने, वो होना चाहिए, क्योंकि आप समय भी देते हैं, मेहनत भी करते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं, आपके यहाँ लोग आते हैं, इतना भत्ता तो मिलना चाहिए कि आपके यहाँ लोग आते हैं, आपका एक ऑफिस होना चाहिए। मुझे लगता है ऐसा बहुत सारी सरकारों ने सरकार ने और दूसरी विधानसभा में एमएलए के लिए लाखों रुपए तनख्वाह और उनको अलग अलग भत्ते मिलते हैं। तो एक प्रधान का भी एक इस तरह से कुछ होना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी विकास के बहुत सारे कार्य करने होते हैं, उनको भी खर्च होता है, तो कहीं ना कहीं इससे भी भ्रष्टाचार जो होगा वो कम होगा, लोग अच्छी अरुचि लेके काम कर पाएंगे, क्योंकि सबके लिए नहीं होता है, ये होना चाहिए। एक अच्छी पहल है आपकी, अच्छी मांग है। और थोड़ा सा मैं अपने कार्यक्रम के बारे में आपको बता दूं, क्योंकि आपके एरिया में बहुत सारे ऐसे लोग रहते होंगे। ये हमारा जो कार्यक्रम है बेसिकली प्रधान जी के लोगों के लिए है। इसमें भावी प्रधान जो प्रत्याशी हैं वो भी भाग ले सकते हैं, जो वर्तमान में निवर्तमान प्रधान है वो भी आ सकते हैं, भूतपूर्व प्रधान है वो भी आ सकते हैं, क्योंकि हमें ऐसे लोगों से, जिन लोगों ने जनता के साथ मिल करके काम किया है, विकास की गंगा बहाई है या बहाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आकर के अगर हमें सच बात बताएंगे तो शायद हम अपनी बातों से लोगों को रूबरू कर पाएंगे, आपकी बात सरकार तक या प्रशासन तक पहुंचा पाएंगे जो आपकी समस्या होगी। और किन किन चुनौतियों में आप लोग काम करते हैं, वो सब सारी चीजें एक प्रयास है बात करने का, एक माध्यम है जिससे हम जुड़े हुए हैं आज। तो ऐसे भी लोग मैं आपको एक सूचना दे दूं, बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपकी सराहना कर रहे हैं, आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपकी बधाई दे रहे हैं। आप बधाई के पात्र हैं, आपने विगत अपने कार्यकाल में अच्छा कार्य किया है। उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में आप अच्छा काम करें, आप प्रधान रहें ना रहें, उससे आगे बढ़ें, आप विधायक बने, एमपी बने। आप जैसे सोच वाले लोगों की हमारे देश को जरूरत है। जी 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 पांडे जी, तो कोई भी इस कार्यक्रम में भाग ले सकता है। चुनौतियां दो के सामने है। बिल्कुल 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 जी जी, चुनौतियां केवल दो के सामने होती हैं। मेरा ये मानना है कि सीमा पे जवान का और गांव में प्रधान का, अगर जितनी चुनौती ये दो झेलते हैं शायद कोई झेलता। बिल्कुल, इसीलिए कार्यक्रम है कि हम जवानों की बात फिर भी लोग कर लेते हैं, मीडिया में आ जाती है, सरकार का ध्यान रहता है वहां पे, लेकिन ग्राम प्रधान गांव के विकास की नहीं, भारत के विकास की नींव होता है। उनकी बात भी सुनी जानी चाहिए, उनकी समस्याओं को भी सरकार को जानना चाहिए। सरकार जानने का प्रयास भी करती है और जानती भी है, करती भी है, लेकिन थोड़ा सा प्रयास उसमें हम डाल रहे हैं कि हम अपने संस्थान के माध्यम से एक जो मुहिम चलाई है, चुनाव स्पेशल है ये, तो आप अपनी बात कह सकते हैं, आपका क्या योजना है, आपने क्या काम किया है, अपनी बात को इस पटल पे आके कह सकते हैं, जो आपके क्षेत्र की जनता के साथ साथ, मेरा प्रयास स्पेशल आपके गाँव की जनता के लिए नहीं है, आपका जो शेयरिंग है, जो आप व्यूज शेयर कर रहे हैं अपने कि आपने ऐसे ऐसे काम किया, वो दूसरे प्रधानों के लिए या भावी प्रधानों के लिए प्रेरक बन सकता है। वो सीख सकते हैं आपसे और दूसरे प्रधानों की बात आप सीख सकते हैं। इस तरह से जब कम्युनिकेशन होगा तो बहुत सारी चीजें विकास के लिए सामने आएंगी, वो हमेशा ही विकास का एक प्रतीक बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, आपको जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद।